शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे एक ऐसी शख्सियत को जो आजकल चर्चा में है, सुर्खियों में है, कंट्रोवर्सीज में है, जो अपनी कविताओं की वजह से बहुत लोकप्रिय हैं और अपनी राजनीति की वजह से विवादों में घिरे रहते हैं। प्लीज वेलकम जाने माने कवि, आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास। और आपकी अदालत के इस मुकदमे में आज हमारे जज हैं जाने माने पत्रकार विनोद अग्निहोत्री। और इससे पहले कि मुकदमा शुरू करें, सवालात का सिलसिला शुरू करें, आज के जज विनोद अग्निहोत्री की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। आज की अदालत की कार्रवाई शुरू करने की इजाजत दी जाती है। तो आइए आपकी अदालत में आज का यह खास मुकदमा शुरू करते हैं कुमार विश्वास पर। आपकी अदालत में पहला इल्जाम आम आदमी पार्टी के नेता जाने माने कवि कुमार विश्वास पर। आपकी अदालत में आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास पर इल्जाम है कि ये सत्ता और पद के लालची हैं। कुमार, आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप सियासत में तो आए थे ये कह करके मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, न कुर्सी चाहिए, न पद चाहिए, न सीएम, न पीएम, लेकिन एक राज्यसभा से नाराज हो गए, नहीं मिली तो। मैं ये कह के भी नहीं आया था कि 12 साल का संघर्ष और 7 साल के संघर्ष का आखिरी फल 30 दिन पहले कांग्रेस से आए हुए अजगर छाप गुप्ता जी को दे दिया जाए, ये कह के भी नहीं आया। और दूसरा ये है कि जब पहली बार सरकार से इस्तीफा दिया था तो 19 विधायकों का समर्थन लेकर जो केंद्र में सत्ता है वो मेरे द्वार पर थी। ये मुख्यमंत्री जी ने खुद कई बार कहा। मैंने उस समय भी निवेदन किया कि मैं ये नहीं बनने के लिए आया हूँ, और मैं सदा अपने एक हमारे वरिष्ठ कवि पवार जी की लाइन बोलता हूँ कि मेरे दर से खाली लौटे राजनीति के उड़न खटोले, दुनिया में इतना धन कब है जो मेरी खुददारी तोले। बात राज्यसभा की नहीं है। दरअसल रजत जी, मैं तो केवल एक मोहरा हूँ पिछले 7 महीनों से। इस महिष्मती की शिवगामी देवी कोई और है जो हर बार नए कटप्पा लाकर मुझ जैसे बाहुबलियों की हत्या करती है। लेकिन ये तो सही है कि आपने कहा कि मैं हर शादी में दुल्हन का साथी तो बन जाता हूं, दुल्हन बनने का मौका नहीं मिला। मैं बिल्कुल ये कहना चाहता हूं कि मैं दुल्हन का साथी ही रहूं, मैं केवल सचिन की तरह खेलूं, पर मैं ये भी नहीं चाहता कि मैच फिक्सिंग हो जाए और हम पड़ोसी देश के हाथों हार जाएं। मैं ये भी नहीं चाहता कि हम हज़ारों हज़ार लोग देखें, लाखों लोग आशा लगाएं हमसे और उसके बाद हम उन्हें छल दें। इसके लिए बोलता रहा हूं तो उसका दंड मिलता है। आपको दुख इस बात का है कि आपका एक ऑडियो क्लिप भी मैंने सुना था एक बार, जिसमें आपने कहा था कि 3 लोगों ने पार्टी बनाई थी, एक सीएम बन गए, एक डिप्टी सीएम बन गए, मेरे हाथ क्या लगा। नहीं, ये जब वो प्रकरण हुआ था लोजपा से आए हुए विधायक से मुझे अपमानित कराने का, तो मेरे 40 साल पुराने मित्र के साले साहब ने मेरी रिकॉर्डिंग कर ली और मैं इतना जानता नहीं था। मैं आज भी जो बाहर बोलता हूँ वो अंदर बोलता हूँ। आप तो ये खुली रिकॉर्डिंग हो रही है, तो मुझे पता नहीं था। तो मैंने ये कहा था कि मेरा अपमान केवल इसीलिए करवा पा रहे हो कि ये सत्ता जो कार्यकर्ताओं ने इकट्ठी करके दी, इसके शीर्ष पर अभिषिक्त हो। अगर इस पर ना होते तो क्या मेरा इतना अपमान होता। और ये मेरा दर्द जायज़ था। मैं आशा करूँगा और कोशिश करूँगा कि आने वाले कल में अपने बहुत निजी परिजन जो मेरे सुख दुख में सम्मिलित हों, उनसे बात करते समय भी सहज ना रहूं और ये सोचूं कि वो मेरी रिकॉर्डिंग तो नहीं कर लेंगे। मैंने आज तक किसी की नहीं है और मैं करूंगा भी नहीं किसी। देखिए, अब तो रिकॉर्डिंग हो ही रही है आपकी, पब्लिक के सामने हो रही है, सारी दुनिया देख रही है। अब ये बता दीजिए कि आपको राज्यसभा में नहीं भेजा, आपका कसूर क्या था। मेरे लहजे में जी हुजूर न था, इससे ज्यादा मेरा कसूर न था। मनीष सिसोदिया ये कह रहे हैं कि ये खामखा फन्ने का बन रहे थे, इनका तो नाम ही लिस्ट में नहीं था, कंसिडर ही नहीं किया। दरअसल पंचतंत्र ये कहता है कि षड्यंत्र भी बनाओ तो पूरी योजना के साथ बनाओ। अब वो कह रहे हैं कि मेरा नाम नहीं था, फालतू में नाम उछाल रहे मीडिया वाले लोग। जब पीएससी की मीटिंग शुरू हुई तो मुझे ना बुलाने के पीछे तर्क ये था कि इनका नाम है इसलिए इन्हें नहीं बुला रहे हैं।
उसके बाद जिनका नाम था कि आज पीएसी कर रहे हैं, सब बैठेंगे, सोचेंगे, विचार विमर्श होगा, करोड़ों कार्यकर्ता ध्यान लगा रहे हैं। पता चला कि जो एफिडेविट भरा गया वो तो 30 दिसंबर को ही खरीद लिया गया था। तो छोटी छोटी पार्टियां भी थोड़ा सा डेकोरम रखती हैं, स्वराज रखती है, ट्रांसपेरेंसी रखती हैं। अंडमान पे पार्टी मनाने जाइए, पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को अंडमान मत समझिए। वो बहुत समझदार हैं, वो सब देखते हैं। तो थोड़ा सा अगर कुछ भी करिए तो योजना ठीक बनाइए। तो इन बातों पे क्या ध्यान देना कि मेरा नाम नहीं था, कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन किसने मशवरा किया आपसे कि किसको भेजें राज्यसभा में, नहीं भेजें? नहीं, मुझसे कोई मशवरा नहीं किया। क्या मेरी मशवरे की क्या आवश्यकता है? मेरी तो चुनाव की रैलियों की आवश्यकता है, इन कार्यकर्ताओं की क्या आवश्यकता है? अब लोग लिख रहे हैं कि कार्यकर्ता तुमसे पूछ के करेंगे हम काम, ऐसा लिख रहे हैं। पार्टी के ऑफिशियल जो स्पोक पर्सन है वो कह रहे हैं कि तुम ट्विटर पे तुमसे पूछें किसे बनाए ना किसे बनाए। तो ये सब दरअसल क्या है, भारतीय जनता, भारतीय कार्यकर्ता जो लोग हैं ना, ये बड़े ध्यान रखते हैं, चीज़ों को गिनते रहते हैं। कॉमनवेल्थ के टाइम सोनिया गांधी जी को भी ये गलतफहमी थी कि जनता नहीं जान रही है, कार्यकर्ता नहीं जान रहा है। जब हम चुनाव लड़े तो 9 महीने की सरकार में मोदी जी को भी ये गलतफहमी थी कि जनता नहीं जान रही है, कोई दिक्कत नहीं, मैं जिता ले जाऊंगा। लेकिन जनता गिनती रहती है और शिशुपालों के 99 गालियों तक चुप रहती है। 100वां अपराध होते ही सत्ता का सिर कट जाता है, अहंकार का सिर कट जाता है। तो मैं यही चाहता हूं कि ईश्वर कुछ लोगों को अहंकार के कोप से बचाए, भगवान उन्हें ऐसी कोई सजा ना दे जो कार्यकर्ता दे या जनता दे, वो सब बने रहें, ठीक रहें। लेकिन इतनी कंसर्न था, इतनी परेशानी थी, तो आपके बड़े भाई हैं अरविंद केजरीवाल, कहते हैं कुमार विश्वास मेरा छोटा भाई है, तो छोटा भाई जाके बड़े भाई से बात ही कर लेता। मैंने कोशिश की, बात नहीं हो पाई। लेकिन मेरा निवेदन है कि वो मेरे नेता बने रहें, क्योंकि अन्ना जी उनके पिता थे, योगेंद्र यादव बड़े भाई थे। मुझे जो छोटा भाई कहा था तभी लोगों ने मुझे बधाई दे दी थी। आज से 7 महीने पहले मुझे लोगों ने बधाई दे दी थी कि आप अब छोटे भाई हो गए हैं, तो आप अपने तैयारियां कर लें। तो मैं अनुरोध करता हूं कि ये परिवार ना बढ़े, पार्टी बढ़े, लोग बढ़े, नेता रहें, सब कुछ ठीक है। लेकिन वो बड़े बड़े लोग को लाना चाहते थे। मैंने सुना कि अरुण शौरी को लाना चाहते थे, रघुराम राजन को लाना चाहते थे, यशवंत सिन्हा के पास भी गए थे, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। 18 लोग तैयार नहीं हुए। रजत जी, सोच का विषय है कि जब हम आंदोलन कर रहे थे, जब हम पार्टी चला रहे थे, पहली बार हमने चुनाव लड़ा, तो बड़े बड़े लोग, मानद लोग अपने क्षेत्रों के हमारे साथ खड़े होने पर गर्व अनुभव करते थे। वो कहते थे हम एक बड़ी लड़ाई का हिस्सा है। क्या हमारे सारे कार्यकर्ता ये नहीं सोचेंगे कि देश के 18-19 लोगों ने हमारे साथ खड़े होने से मना क्यों कर दिया? थाली में सजा हुआ कार्यकर्ताओं, विधायकों का कमाया हुआ राज्यसभा का टिकट उन्होंने लौटा क्यों दिया? रघुराम राजन बहुत बड़े व्यक्ति हैं, लेकिन जब उन्होंने, उनके पीए ने कहा कि हमको नहीं बनना है, तो वो मेरा अपमान था, वो लाखों लाख कार्यकर्ताओं की मेहनत का अपमान था। इसका मतलब हम में कोई ऐसी बात है। अब ये कहना कि पूरा देश मोदी से डरता है, ये गलत बात है, क्योंकि उस कांग्रेस से न डरने वाले बहुत सारे लोग नौकरियां छोड़कर फेंक कर, मुझ जैसा आदमी 17 वर्ष काम कर रहा था मैं विश्वविद्यालय में। एक दिन टीवी के बहस में कांग्रेस के दिग्विजय सिंह जी ने मुझ पे कहा कि कॉलेज कितने दिन जाते हो? मैंने कहा नहीं जाता, ये रखो इस्तीफा, कल से तुम्हें ही देखूंगा। 1 सेकंड में नौकरी छोड़ दी थी। ऐसे हजारों लोगों ने नौकरी छोड़ी है। आज क्या चक्कर है कि लोग हमारी राज्यसभा लेने को तैयार नहीं है? तो हमें भी विचार करना पड़ेगा। वो उच्च सदन है, वहाँ बड़े बड़े लोगों की आवाज़ गूंजी है, अटल जी से लेकर इंदिरा जी तक, जिनके यहाँ चेहरे लगे हुए हैं, चाहे वो पटेल हों, उनकी आवाज़ गूंजी है। तो ये भी तो बड़ा, ये बड़े बड़े लोग नहीं जाना चाहते थे राज्यसभा में आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो आप क्यों जाना चाह रहे थे? नहीं, मैं तो देखिए, मैं जाना चाहता था, मैंने कभी इस बात को छुपाया नहीं। ये बड़ी फालतू किस्म की राजनीति होती है कि आप राज्यसभा जाना चाहेंगे? जी नहीं, जो पार्टी डिसाइड करेगी, मैं तो कार्यकर्ता हूं। मैं क्या कार्यकर्ता भाई? आपको लगता है आप, दिग्विजय सिंह आपको बहस के लिए बुलाता है कि आओ बहस कर लो, आप कहते हो मैं नहीं आ रहा, मेरी ओर से कुमार आ रहा है। आपको संदीप दीक्षित कहते हैं आ भाई बहस कर, आप कहते हैं नहीं मेरी ओर से मैं नहीं आ रहा, कुमार आ रहा है। चैनल के संपादक आपको ललकारते हैं कि आओ सीधी बहस करो, आप कहते हो आ रहा कुमार विश्वास, चल कर बहस। अब जब अंदर बहस करने वाला नहीं, गुप्ता आ रहा है, इससे बहस कर। ये क्या तरीका है भाई? मैं कोई भी कार्यकर्ता अगर वहां हो, और मुझे दुख तो इस बात का है कि आशुतोष जैसे बड़े पत्रकार, संपादक जो बहुत अच्छा बोलते हैं, वो भी जाते, लेकिन असहमति हो सकती है। मैंने अपनी असहमति प्रकट कर दी थी और उन्होंने मेरी असहमति का संज्ञान लेना भी आवश्यक नहीं रखा। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है कि पीएसी में तो बुला लेते, उसके लिए भी मुझे जरूरी नहीं रखा। तो कार्यकर्ता भी देख रहे हैं, देश भी देख रहा है, ये समाप्त तो होगी नहीं। किसी को भी ये भ्रम हो जाए कि पृथ्वी साथ जाएगी, उसके तो होगी नहीं। और राजनीति पूर्णकालिक कार्य भी नहीं है। लेकिन जब एमएलएस चुने थे अरविंद केजरीवाल ने, उन्होंने कहा था कि मैं चुन चुन के हीरे लाया हूं। तो अब जो 2 हीरे राज्यसभा के लिए लाए हैं, एक एनडी गुप्ता जी हैं, एक तो काफी बड़ा हीरा है। तो जो एनडी गुप्ता जी हैं, इनके बारे में मैंने पढ़ा तो पता चला कि ये आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के इनकम टैक्स के सारे केसेस हैंडल करते हैं, उनसे बड़े प्रभावित हैं। देखिए, जब हम आंदोलन कर रहे थे तो हमको मना करना पड़ता था कि अब और पैसे मत दीजिए, हमारा हो गया काम।
शुरुआत में जब हम लगे थे, लड़े थे लोगों को लेके, तो बिल्कुल खाली पैसे के लोग थे। संतोष कोहली का वो प्रकरण मशहूर है जिसमें मैंने कहा था मैं लड़ाऊंगा, उसने कहा भाई लड़ाएगा, मैंने कहा हाँ तुझे मैं लड़ाऊंगा। ऐसे सारे बच्चे जो आज विधायक मंत्री बने बैठे हैं, इन सब बच्चों को मैंने भी निजी रूप से लड़ाने में कोशिश की है। जब हमारे पास पैसा नहीं था और उसका हिसाब किताब लगाने वाले ये इनकम टैक्स के लोग नहीं थे, तो हमारे पास जनता थी, कार्यकर्ता का जुनून था और वोटर था। आज पैसा बढ़ रहा है, हिसाब किताब वाले बढ़ रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें घटती चली जा रही हैं। तो हमें तय करना है कि हमें वोट चाहिए, कार्यकर्ता चाहिए, जनता चाहिए, या नोट लाने वाले और नोट का हिसाब रखने वाले चाहिए। ये हमारे ऊपर निर्भर है, हमें तय करना। अब चूंकि लोग पैसा नहीं दे रहे आम आदमी पार्टी को, इसीलिए सुशील गुप्ता जी जैसे लोगों को लाए जो 170 करोड़ जिनकी प्रॉपर्टी है। नहीं, ये तो कोई तर्क नहीं है कि पैसा नहीं दे रहे हैं। मतलब अगर घर में भुखमरी हो जाए तो आदमी किडनी बेचने थोड़ी चला जाता है। कभी घर में आज खाना नहीं है, चलो किडनी बेच आते हैं। दिल थोड़ी बेच देता है, आंदोलन की आत्मा थोड़ी बेच देता है। तो मुझे लगता है कि हम सत्य के लिए लड़ने वाले लोग थे, इसका कोई जस्टिफिकेशन लगेगा नहीं। ये जस्टिफिकेशन दिया उन्होंने, कहा ये बहुत सारे चैरिटेबल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कल्याण का काम करते हैं। मैंने भी तुरंत जांच करी कि इतने महान समाज सेवी से मैं अछूता कैसे रह गया इतने दिनों से। तो मैंने पाया कि वो कुछ प्राइवेट स्कूल्स चलाते हैं जिनमें लाखों की फीस है, डॉलर्स में फीस है, यूरोज में फीस है। और मनीष जी ने कहा कि वो 15,000 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो एक तरफ तो हम दिल्ली सरकार में ये कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल जो है वो नुकसान कर रहे हैं, प्राइवेट हेल्थ इंस्टीट्यूशंस नुकसान कर रहे हैं, हम इनको खत्म करके सरकार को मजबूत करेंगे। और एक तरफ ऐसा व्यक्ति आ रहा है जो प्राइवेट अस्पताल चलाता है, प्राइवेट स्कूल चलाता है, पब्लिक स्कूल, बोर्डिंग के स्कूल चलाता है। तो पहले स्टैंड तो तय कर लो कि इधर रहना है कि इधर रहना है, ताकि जनता कंफ्यूज ना हो और आप कंफ्यूज ना दिखें। हास्यास्पद लगती हैं सब बातें। लेकिन जिनको इतने ज्ञानी मानते हैं, अब मैं देख रहा था जब मनीष सिसोदिया नाम पढ़ रहे थे तो उनको देख देख के नाम पढ़ रहा था। तो विधायकों से लोगों ने पूछा, पत्रकारों ने पूछा, विधायक भी नहीं जानते थे ये कौन महानुभाव है। लेकिन आपको कभी सौभाग्य मिला दर्शन करने का? नहीं, मुझे मिला एक बार। सुशील गुप्ता जी से मेरा एक बार का साबका है राजनीति में। मोतीनगर जहाँ से वो विधायक का चुनाव लड़े थे कांग्रेस का हमारे खिलाफ, वहाँ मैं रैली करने गया था अपने उम्मीदवार चांदना जी के लिए। पैसे हम पर होते नहीं थे और हम छोटा सा मंच लगा के, माइक लगा के, मैं जोर जोर से जोश भर रहा था जनता के बीच। सामने से उनका कारना गुजरा था, रोड शो मुझे याद है, और वो महंगी गाड़ियों में थे और वो इसी प्रफुल्ल शरीर के साथ खड़े होकर बीच में विक्ट्री का निशान दिखा के उन्होंने मेरी तरफ अहंकार से देखा यूं करके। मेरे हाथ में माइक था, मुझे वो घटना याद है, कार्यकर्ताओं ने याद दिलाई तो मुझे याद आई थी। मैंने कहा था कि सुशील गुप्ता जी आप जा रहे हैं, मुझे पता चला है कि आप हजारों करोड़ के आदमी हैं, देखना ये आम आदमी की गरीबी का जुनून जीतेगा और आपका पैसा हारेगा। सुशील गुप्ता ने आज मुझे पराजित किया। आज सुशील गुप्ता जी ने, उस दिन जो उनके चेहरे पर मुस्कान थी कि लल्लू लाल तुम लगे रहो ये करने में, और मैं कांग्रेस को बधाई देता हूं। देश की इतनी पुरानी पार्टी वो ऐसे ही नहीं बनी, एक एमएलए नहीं जिता पाई, लेकिन अपना एक हारा हुआ एमएलए राज्यसभा सांसद बनवा दिया उन्होंने। तो कमाल तो है भाई, मतलब कांग्रेस से राजनीति हमें सीखनी तो चाहिए भाई। लेकिन आपके सपोर्ट में एक विधायक नहीं बोला, एक पीएससी का मेंबर नहीं बोला, किसी बड़े नेता ने कहा कि बड़ा अन्याय हो गया कुमार विश्वास के साथ? आपको नहीं लगता कि हस्तिनापुर राज सिंहासन के सामने जब कुलवधु के कपड़े उतारे गए तो पितामह भीष्म नहीं बोले, गुरु द्रोणाचार्य नहीं बोले, गुरु कृपाचार्य नहीं बोले, महात्मा विदुर नहीं बोले, लेकिन महर्षि व्यास के दंड विधान से कोई बचा नहीं। गंगापुत्र भीष्म को भी शरशैया पर इंतजार करना पड़ा मृत्यु का। तो इतिहास आंदोलन के चीर हरण पर जो चुपाए जाएंगे, इतिहासों के कालखंड में सब कायर कहलाएंगे। आज सबको हमको तय करना है कि हमको बोलना है नहीं बोलना। मेरी शर्त है कि मुझे बोलना है, मैं सच होगा तो बोलूंगा, नुकसान होगा तो ठीक है, क्या दिक्कत है इसमें। तो ऐसे हालात में आपका जो कवि है वो क्या कहता है? मैं तो यही कहता हूं कि सियासत में तेरा खोया या पाया हो नहीं सकता, तेरी शर्तों पे गायब या नुमाया हो नहीं सकता, भले साजिश से गहरे दफन मुझको कर भी दो, पर मैं सृजन का बीज हूं, मिट्टी में जाया हो नहीं सकता। जो मां सरस्वती की कृपा है, जो ये प्रेम है पूरे देश का, जो स्नेह मिला है, वो मेरे ख्याल से जो हृदय सभा मिली है वो इन सब सभाओं से बड़ी है। बहुत सारे इल्जाम हैं और आपके साथियों के लगाए इल्जामात हैं। मैं एक ब्रेक के लिए रुकना चाहता हूं, हम एक ब्रेक के रुकेंगे। ब्रेक के बाद कुमार विश्वास पर इल्जामात और सवालात का एक और वो सुशील गुप्ता जी ने आपको चेतावनी दी है कि आप अनुशासन में रहें, संयम से बोलें। अब ये दुर्भाग्य ही है कि हमारी कमाई की मलाई चाटने खाए हुए कुत्ते शेरों पर भौंक रहे हैं। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज मुकदमा चला रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता, जाने माने कवि कुमार विश्वास पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम।
आपकी अदालत में आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास पर इल्जाम है कि इन्होंने अपनी पार्टी के लीडर केजरीवाल का विश्वास तोड़ा। अब देखिए, केजरीवाल जी आपके पुराने साथी हैं, आपने मिलकर के संघर्ष किया, आप पार्टी के स्टार कैंपेनर हैं, हर इलेक्शन में आपकी जरूरत पड़ती है, जाते हैं, लोकप्रिय भी हैं, कविताएं भी आपके लोग सुनते हैं, आपके फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया में। इतना सब कुछ है तो कोई ना कोई वजह तो होगी कि अरविंद केजरीवाल ने सोचा कि इसको राज्यसभा में न भेजा जाए। यही सब वजह थी। और क्या वजह हो सकती है। एक वक्त तक मैं तेरी ज़रूरत बना रहा, अब यूं हुआ कि तेरी ज़रूरत बदल गई। अभी आपने कहा कि भाई वो एक पैसा ला सकता है, एक पैसे का हिसाब कर सकता है, हम कार्यकर्ता ला सकते हैं, हम वो ला सकते हैं। तो पार्टी की प्राथमिकताएं तय हो गई है, प्राथमिकता अपनी तय कर लेगी, इस बात पर कोई दुख नहीं है। अगर मीरा जी जाती हैं, आतिशी जाती हैं, आशीष जाते, आशुतोष जाते, एक सामान्य नीचे का कोई कार्यकर्ता चला जाता तो मुझ जैसे बात करने वाले या मेरे समर्थन में जो लाखों कार्यकर्ता थे, उनका मुंह नहीं रहता ये कहने के लिए कि कुमार भाई आप क्यों ऐसा कह रहे हैं, कुमार भाई के लिए क्यों ऐसा कहें, क्या दिक्कत है कुमार भाई। और मैंने पिछली एनसी में बोला भी था कि मुझे कोई पद ना मिले, अगर मैं सिर्फ कार्यकर्ता रहूं तब भी मैं कुमार विश्वास रहूंगा, पार्टी को आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन अब इनका क्या जवाब देंगे, ये जो 2G है गुप्ता द्वय जो है, इसका क्या जवाब देंगे। करते रहिए जस्टिफिकेशन, कहते रहिएगा। इतिहास रात को सोते हुए आपको जगाता है। नहीं, उसका जस्टिफिकेशन तो ये भी दिया है कि गुप्ता जी हरियाणा में बहुत पॉपुलर हैं, हरियाणा में 16% वैश्य वोट हैं। पहली बात तो ये बड़ी निंदनीय बात है कि हम लोग ये बात करें कि कितने % वैश्य वोट हैं, कितने % दलित वोट हैं, माइनॉरिटी वोट हैं। इस राजनीति को करने आए थे, इसी को तो तोड़ने के लिए हम आए थे। और दूसरा, जो मैंने कल सुना, हमारे प्रवक्ता लोग कह रहे थे कि हरियाणा में वो जिता देंगे, ये तो मेरे नेता का अपमान है। अरविंद केजरीवाल हरियाणा के हैं, क्या उनका चेहरा इतना कमजोर हो गया कि वो हरियाणा नहीं जिता पाएंगे। एक हम बाहर से लेके आए हैं, हम घर के सबसे मजबूत आदमी पर भरोसा न करके बाहर से उधार के लठैत पे भरोसा कर रहे हैं। ये तो जिस भी कार्यकर्ता ने ऐसा बोला है उसने हमारे नेता का अपमान किया। वो हरियाणा के रहने वाले हैं, सिवनी गांव के रहने वाले हैं, वही जिताएंगे हरियाणा भी, उसमें क्या दिक्कत है। तो ये तो फालतू तरीके से कोई एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलते रहिएगा और फंसते रहिएगा। लेकिन आपने ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल ने आपको ये कन्वे किया था कि मार तो दूंगा लेकिन शहीद नहीं होने दूंगा। अब ये कौन सी टेक्निक है उनके पास? नहीं, वो वी द नेशन वीडियो पर बहुत नाराजगी थी तो ये कहा गया था कि इस पर माफ़ी मांगी। हालांकि उस समय मनीष ने बाहर निकल के कहा ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। और कल गोपाल जी ने कहा कि हाँ वी द नेशन हटाना चाहिए, और उन्होंने वी द नेशन वीडियो करके बड़ा नुकसान किया। मैंने कश्मीर में जो सैनिकों के साथ मारपीट हो रही थी उसके खिलाफ एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने भ्रष्टाचार पर भी एक लाइन बोली थी। और जैसे ही मैंने वीडियो शाम को बोला, मैं ऋषिकेश में मैंने उसको लोड किया था, सुबह मैंने देखा कि हमारे नेशनल कन्वीनर ने लिखा कि अंदर तक हिला दिया इस वीडियो ने, कमाल का है, सब देखिए। पूरी पार्टी ने ट्वीट किया, हर आदमी ने ज़बरदस्त प्रशंसा की, नेशनल पेज पे किया। अब कह रहे हैं कि वो गलती थी, आपने गलत किया। तो या तो तब गलत बोल रहे थे तो आप गलत बोल रहे हो, दोनों में से एक बात तय तो करो। और मैंने तब भी कह दिया था जब मुझसे कहा गया था इस पर माफ़ी मांगिए, मैंने कहा था कि पहले मेरे लिए देश है, फिर दल है, फिर नेता है, फिर कार्यकर्ता और आखिर में मैं हूं। इसकी प्राथमिकता मैं बदलूंगा नहीं। मैंने ये देश के सैनिक के स्वाभिमान के लिए कहा था। और 200 साल बाद, 300 साल बाद अगर इतिहास में एक पन्ने पर एक लाइन भी मेरे लिए आई तो इस वीडियो को देखकर लोग गर्व करेंगे वी द नेशन को कि कुमार विश्वास ने इसके कारण कुछ भी सहा लेकिन इस स्टैंड से समझौता नहीं किया। और मैं आपकी अदालत दर्शकों को पिछली बार भरोसा देकर गया था, फिर भरोसा दे रहा हूं। देश की बात होगी तो अपने आप के खिलाफ भी बोलूंगा, अपने बाप के खिलाफ भी बोलूंगा, इसमें कोई समझौता नहीं। लेकिन ये तो सच है कि एमसीडी के इलेक्शन से पहले आपने वीडियो जारी किया, उसमें कहा कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारियों के सवाल पर मौन है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने केवल ये कहा कि राष्ट्रवाद के नाम पर आप सरकार लेकर आएंगे और उसके बाद भी कश्मीर में भी आपकी सरकार होने पर अगर सैनिक पिटेगा तो लोग आपसे सवाल पूछेंगे। भ्रष्टाचार के सवाल पर हम सरकार लेके आएंगे और उसमें हमारे घर में होने वाले भ्रष्टाचार के सवालों से हम बचने की कोशिश करेंगे। वो सही है या गलत, इस पर चर्चा हो जाएगी, अदालत चर्चा कर लेगी, सीबीआई कर लेगी, सड़क पर लड़ लेंगे। लेकिन हम कहेंगे ना हमें बात नहीं करनी है, तो लोग आपसे सवाल तो पूछेंगे। सवालों से आप बचेंगे और सवालों के कारण ही आप आए थे। हम सब असहमत लोगों का सहमत समूह थे जो हम कहते थे कि सवाल नहीं उठाने दे रहे हैं। ये कौन से लोग हैं जो हमसे पूछते हैं हु द पीपल ऑफ इंडिया। अब हम कहते हैं तुम कौन हो हमसे पूछने वाले, हमने कौन चुन दिया, गुप्ता हमने चुन दिया, तो मानो हमारी बात। तो ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई। तब कुछ और कह रहे थे, आप कुछ और कह रहे थे। लेकिन आपसे भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि आपकी वजह से आम आदमी पार्टी दिल्ली में एमसीडी का चुनाव हार गई।
अगर मैं इतना बड़ा नेता हूं कि मेरे होने से दिल्ली में सरकार बन जाती है और ना होने से हार जाती है, तो मेरा तो बड़ा आदर करना चाहिए, बड़ा सम्मान पार्टी को करना चाहिए कि भाई कुमार विश्वास तो बहुत आवश्यक है। मुझे नहीं लगता कि मेरी वजह से हारी, हजारों हजार कार्यकर्ता लगे, नीतियों में कुछ गड़बड़ रही होगी। हम अपनी बात पंजाब आप चुनाव में प्रचार करने नहीं गए, गोवा प्रचार नहीं गए, वहां भी पार्टी हारी। नहीं, पंजाब में तो देखिए मैंने नशे के खिलाफ गाना लिखा, मेरे खिलाफ मुकदमे हुए, मुझे बुलाकर मैंने 5-6 बार निवेदन किया मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए, लेकिन मुझे मना किया गया और कहा गया कि जो वहाँ थोड़ा सा एक फैनेटिक मूवमेंट है वो आपसे नाराज़ है। और आज मैं अमेरिका जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ तो मैं देखता हूँ जहाँ भी मैं जाता हूँ मेरे शो के बाहर 15-20 खालिस्तान समर्थक और हिंदुस्तान मुर्दाबाद का नारा लेके लोग आ जाते हैं, कुमार विश्वास मुर्दाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद। और रजत जी, मुझे बड़ी खुशी होती है इस बात की कि मैं जहाँ जाऊँ भारत के विरोध में उठने वाली हर आवाज़ मुझे अपना दुश्मन मानती है। इससे बेहतर क्या हो सकता है? ये मेरे लिए गर्व का विषय है और मैं अपने इस स्टैंड से नहीं बदलूंगा। तो मुझे मना किया गया कि मत जाइए पंजाब। मैं गोवा गया तो गोवा मुझे कहा गया कि आप डोर टू डोर कैंपेन कर लीजिए सड़क पर घूम के, मैंने वो भी कर लिया। अब तो और सौभाग्य, आपकी पार्टी भी आपको अपना दुश्मन मानती है। नहीं, देखिए, जब चाणक्य से बुलाकर मगध के महामंत्री दंडायन ने कहा था कि तुम मगध के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हो, तो महात्मा चाणक्य ने एक वाक्य कहा था प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी आप थोड़ा स्वयं को समझा लीजिए, नंदवंश मगध नहीं है। तो 2 लोग या 3 लोगों की जो मंडली है वो आम आदमी पार्टी नहीं है। आम आदमी पार्टी लाखों करोड़ों लोग हैं जो सड़क पर बाहर खड़े हुए आपकी प्रतीक्षा करते हैं। तो 2 लोग 3 लोग ये सोचें कि वो मेरा विरोध कर रहे हैं, वो मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। पार्टी का हर कार्यकर्ता किसी को जी बोलता होगा, मुझको आज भी कुमार भैया बोलता है, और ये मेरी ताकत है, मेरी शक्ति है अपनी पार्टी में। लेकिन आप खुद ही कहते हैं कि अभिमन्यु की तरह मारे जाएंगे। हाँ, अगर आप महारथी किसी को घेर लेंगे, कभी तब कुछ और कहेंगे, अब कुछ और कहेंगे, एफिडेविट पहले तैयार हो जाएगा, पीएससी बाद में होगी, तो लोगों को तो शक तो होगा ही। लेकिन अभिमन्यु जिस दिन युद्ध करने गए, मुझे प्रसंग याद आया, तो उन्होंने सबके पैर छुए, तो सब ने कहा कि विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव। मामा के पैर छुए कृष्ण के, तो कृष्ण ने कहा यशस्वी भव। अभिमन्यु की माँ को थोड़ा दुख हुआ। जब वो चले गए तो द्रौपदी ने कृष्ण से पूछा कि तुमने अपने भांजे को विजयी भव क्यों नहीं बोला, यशस्वी भव क्यों बोला? तो कृष्ण ने कहा कि युद्धों में द्रौपदी लोग हारते जीतते रहते हैं, कोई जीत जाता है, कोई हार जाता है, लेकिन यश किसी किसी का अमर होता है। मेरा भांजा जीतेगा हारेगा मुझे पता नहीं है, लेकिन कालखंड में उसका यश महाभारत के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में गिना जाएगा। तो मैं हारा हूं या जीता हूं मुझे पता नहीं है, लेकिन सत्य के लिए लड़ने वाले योद्धाओं में मेरा यश धवल अक्षरों में लिखा जाएगा। इस बात पर मुझे भी गर्व होगा, मेरे माँ बाप को भी गर्व होगा, मेरे कार्यकर्ताओं को भी गर्व होगा। लेकिन सच तो यह है कि अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने आपको इतना मान सम्मान दिया, इतना बड़ा बनाया, आपको मौका दिया कैंपेन करने का, वो जो भी कुछ बोलते रहे आप उसके खिलाफ बोलते रहे। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा, आपने सर्जिकल स्ट्राइक को ग्लोरीफाई किया। नहीं, देखिए, वो मैंने पहले भी कहा था कि वो अनवांटेड वीडियो था, मैंने उसके लिए मना किया था और मेरे बहुत ज़बरदस्त मतभेद भी हुए थे। अब तो बाहर आ गई है बात, तो कह देने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं अकेला मित्र ऐसा हूँ जो सिंगुलर में बात कर लेता हूँ, अरविंद ही बोलता हूँ। और मुझे याद है कि जब उस पर बहुत ज़्यादा बहस चल रही थी और चल रहा था कि ये बोलना ही है, तुम बोलो, तो मैंने कहा मैं तो बोलूँगा भी नहीं, ये बिल्कुल गलत है, इसकी ध्वनि कुछ और जा रही है, चाहे तुम कुछ भी कहना। तो मेरी आंखें भीगी हुई थी अंदर। जब मैं अंदर जाकर कहा, मैंने कहा इसको मत करो, इसको पाकिस्तान उठा लेगा, फ्रंट पेज पे छापेगा, कोई नहीं सुनता है सर जी। मैंने कहा यार सेना का मनोबल, अरे सब कुछ नहीं है, पहले मोदी हटेगा तो सब कुछ ठीक होगा, ये मानना था। तो अब बताइए कि अगर उसकी बात की नाराजगियां हैं तो मैं युद्ध का हिमायती नहीं हूं, लेकिन जो माँ अपना बेटा भेज देती है रण में, जो पत्नी अपना सिंदूर भेज देती है, जो बहन अपनी राखी भेज देती है, वो सिपाही जो अंदर घुस के आतंकवादियों को मार के आया है, जब वो घर में ये बात देखेगा कि राजनीति के नाम पर निर्वाचित लोग ये कह रहे हैं कि इनके सबूतों के साथ चलिए, वो सब समझेगा, तो वो हमारे बारे में क्या सोचेगा। हमने रात रात भर कवि सम्मेलनों में गालियां सुनी है इस बात पर बैठकर मुस्कुराते हुए, तो मैं क्या कर सकता हूँ। सैनिकों के लिए स्तवन गीत गाने वाला कवि, कारगिल में और सियाचिन में जाके अग्रिम मोर्चे पर मनोबल बढ़ाने वाला कवि, अगर इस बात पर भी चुप रह जाएगा और आपको सही सलाह नहीं देगा, तो मैंने कोई खराब सलाह तो नहीं दी, मैं आपका दुश्मन तो नहीं था, मैं तो आपका भाई था। मैं चाहता था कि आप देशभक्त हैं तो देशभक्त लगें लोगों को, जबरदस्ती का आपके ऐसे क्यों लगे कि लोग आपको कहें कि देश के खिलाफ हैं। लेकिन उसका नुकसान मुझे हो गया, तो इसमें क्या दिक्कत है। कई बार आप एक्सीडेंट बचाने के चक्कर में मारे जाते हैं, वो लोग बच जाते हैं जो सड़क पर एक्सीडेंट जा रहे हैं, आप मारे जाते हैं तो कोई कुछ नहीं। ये कि सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक का उदाहरण नहीं है, ईवीएम मशीन। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर हम हारे तो ईवीएम मशीन की वजह से हारेंगे, हार गए तो कहा ईवीएम मशीन की जांच करवाओ। आपने कहा अरे भाई ईवीएम मशीन में क्या रखा है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने भी कहा, संजय सिंह जी ने भी कहा, हमारे जो राज्यसभा सदस्य हैं, मेरे छोटे भाई हैं,
हमने सदा ये कहा कि हम ईवीएम की वजह से भी हारे हैं, उसमें भी गड़बड़ियां, उसकी जांच होनी चाहिए। चुनाव आयोग को रिपोर्ट करिए, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा करिए, प्रदर्शन करिए, लेकिन हम कुछ और कारणों से भी हारे हैं, उनकी भी हम चर्चा करें। ऐसा क्या था कि जब मैं अन्ना आंदोलन के बाद जब हम पार्टी बना रहे थे, मैं एक चैनल में गया था, तो जो टचअप करने वाले लड़के लड़कियां होते हैं उनमें से एक लड़की रोने लगी देख के। मैंने कहा क्या हो गया? तो उसने कहा हमने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को नहीं देखा था, आप लोगों को देखा है। हम वहां से चले थे और हम यहां आ गए कि लोग हम हंसना भी बंद कर रहे हैं, चर्चा भी बंद कर रहे हैं हमारी। तो हमें कुछ तो सोचना पड़ेगा कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। आओ विचारें आज मिलकर, ये समस्याएं सभी। हम कहते हैं आओ विचारें, वो करें, नहीं सब सही चल रहा है, हम हर जगह सरकार बन रही है, लक्षद्वीप में बन रही है, अंडमान में भी सरकार बन रही है, हर जगह सरकार बन रही है। अब ये तो बहुत गलत है। कार्यकर्ता को कब तक भ्रम में रखेंगे? लेकिन सही चल रहा है ये तो आप ही बताते थे। जब कपिल मिश्रा ने इल्जाम लगाया कि उन्होंने 2 करोड़ लेते हुए देखा है अरविंद केजरीवाल को, उन्होंने सबूत दिए इस बात के, आपने कहा नहीं नहीं अरविंद केजरीवाल तो दूध के धुले हैं, वो तो भ्रष्ट हो नहीं सकते। मैं आज भी ये कहता हूं कि किसी पर बेबुनियाद सवाल उठा देना, जैसे वो 7 महीने पहले जब इस कत्ल की साजिशें शुरू हुई इस शहादत की, तो इसमें तय होना था कि ये 2 तरह के होते हैं ना, एक हलाल होता है और एक वो होता है दूसरा, मतलब तेजी से काट देना और फिर धीमे धीमे वाला क्या होता है, झटका। तो ये तय हुआ कि क्या किया जाए। तो वो एक लोजपा से एक विधायक से कहलाया कि कुमार विश्वास तो 40 पता नहीं करोड़, भूल भी गया कितने करोड़, सो उसने इल्जाम लगा दिया। फिर वो डरा दिया गया कि नहीं बाहर निकालो, और आज तक भी उस पर कुछ प्रूव नहीं हुआ, उसको वापस ले लिया गया। मैंने लिख के भेजा पीएससी को कि भाई 3 बातें होती हैं, अगर वो सही कह रहा था तो मुझे निकाल दो, अगर वो गलत कह रहा था तो उसे निकाल दो, अगर पार्टी बचानी है कि नहीं एक विधायक बच जाए, मुस्लिम विधायक है, बचना चाहिए, तो वो छोटा है मुझसे 6 साल उम्र में, उससे पीसी करा के ये कहला दो कुमार भाई बड़े नेता हैं, बड़े भाई हैं, गलती हो गई थी, माफी मांगता हूं। मैं कहूंगा अमानत छोटा भाई है, माफ कर देता हूं। तीनों ही काम आपको नहीं करने थे, क्योंकि आपने उछाल के देखा था खंजर के पीठ पे लगा के दिल पे लगा, वो उल्टा जाके आपकी इमेज पे लग गया। तो अगर किसी ने कहा, मैं नाम नहीं लूंगा, अगर किसी ने कहा कि इतने पैसे ले रहे थे, ऐसे कहते, ये गलत बात है। आपके पास तो साक्ष्य हो, सबूत हो तो लाइए। और ये मेरे साथ आपके बारे में तो इतनी बात नहीं थी, लेकिन जब कपिल मिश्रा ने केजरीवाल पर इल्जाम लगाए तो लोगों को वाकई में लगा था कि अगर उनकी सरकार का एक मंत्री ये बात कह रहा है, लेकिन आपने तो उस समय डिफेंड किया था, ढाल बन के खड़े हो गए थे आप केजरीवाल के लिए। अब ढाल तो हम सदा ही बने रहे, हमें पता नहीं था कि ढाल के पीछे राजा बच जाता है, ढाल टूट जाती है। तो हम तो पहले दिन से ही ढाल बने हुए हैं, सब कुछ थे, और हमने तब ये कहा भी था, और मैं आज भी ये मानता हूं कि जो चीजें वो साक्ष्य के साथ आए। देश के इतने सारे हजारों करोड़ों लोगों का जो भरोसा है ना, वो मजाक का विषय नहीं है कि रोज आप कुछ भी करते रहिए। मैं सदा कहता हूं रजत जी, ये आपकी अदालत हो जाएगी, लोग देख लेंगे, हमें आपकी बात सुन लेंगे, लेकिन अगर ये सब फेल हुआ तो अगले 40 साल माएँ अपने बच्चों को आंदोलन के लिए नहीं भेजेंगी। कोई भी दामनी कराहती रहेगी, कोई भी भ्रष्टाचार से देश लूटता रहेगा, माएँ कहेंगी अरे सब नाटक करते हैं, ऐसी करते हैं, सरकारें बनाते हैं, आपस में लड़ते हैं, फिर पदों के लिए लड़ते हैं, सब बेच देते हैं। तो इतिहास माफ नहीं करेगा। मैं तो अपना गा बजा के काम कर लूंगा, मेरे तो चाहने वाले करोड़ों, रोज रात कार्यक्रम करूंगा, फिल्म फेयर चला जाऊंगा, यहाँ चला जाऊंगा, सब चलता रहेगा। कुछ लोग पूर्व मुख्यमंत्री बन जाएंगे, बंगला लिए रहेंगे, चीजें लिए रहेंगे, लेकिन वो जो लड़का जिसने नौकरी छोड़ी थी, पसीने बहाए थे, टोपी लगा के घूमा था, गालियां खाई थी, जिसे लोग कहते थे कि अरे और भाई क्या चल रही तुम्हारी आम आदमी पार्टी, सुना, उसका क्या होगा, उसके सपनों का क्या होगा? ये सवाल उठाता रहा हूं उन कार्यकर्ताओं के लिए कि भाई उनकी भी जरा सोच लो, उनकी भी सुन लो। देखिए वही कार्यकर्ता आज सवाल पूछ रहा है, मीडिया में छप रहा है कि गुप्ता जी और गुप्ता जी को 50-50 करोड़ रुपए लेकर राज्यसभा की टिकट दी गई। मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा, मानहानि कर दी तो मेरे पास तो देने के भी पैसे नहीं है। पर हाँ, वो ये जरूर पूछ रहा है कि अजगर लपेटने के गुण के अतिरिक्त और कौन कौन से गुण उनमें हैं। और कल मैं देख रहा था कि कल वो नॉमिनेशन के लिए गए थे तो वो अकेले ही थे, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर विधायक साथ आते गए और सांसद बनता गया। तो वो क्या, अरे हमारे यहाँ तो हमको ज़रा सा पकड़ ले दिल्ली पुलिस, हम सोनिया जी के दरवाजे पे गए थे कोयले का हिसाब मांगने के लिए, दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिया। 6:30 बजे तो मतलब नई दिल्ली पुलिस स्टेशन पर 3-4 हज़ार लड़का लड़की खड़ा हुआ था, भारत माता की जय जिंदाबाद करता हुआ। उस जुनून से हम चले थे। तो अब गुप्ता जी धुआंधार रैली करेंगे, भाषण देंगे, राज्यसभा में चित्त कर देंगे सारे भाजपा के प्रलापियों को और कांग्रेस के आलापियों को, और उसके बाद फिर पूरा देश सम्मोहित होकर कहेगा कि क्या चुन के लाए हैं। कोहिनूर जो खो गया था, लंदन से आ नहीं पाया, वो अपने ही घर में मिला। सो बधाई उनको। लेकिन वो सुशील गुप्ता जी ने आपको चेतावनी दी है कि आप अनुशासन में रहें, संयम से बोलें। अब ये दुर्भाग्य ही है कि हमारी कमाई की मलाई चाटने खाए हुए कुत्ते शेरों पर भौंक रहे हैं।
जंगल का दुर्भाग्य है, ये दिन भी देखना था तो देख रहे हैं जी। यहाँ जो जनता में सुलोग है आप श्योर आप। सर मेरा सवाल बड़ा छोटा सा है। आप राजनीति में नहीं थे, शिक्षा जगत में थे। उसके बाद राजनीति में आने के बाद जब आपने इस तरीके की खरीद फरोख्त देखी तो आपको नहीं लगता कि जो आप काम पहले कर रहे थे और आज आपको लाइव सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप देश को सही दिशा दिखा सकते हैं अगर आप इंडिपेंडेंट इसी तरीके से एक मोटिवेशनल गुरु के तौर पर देश का एक पथ अपना प्रदर्शन के लिए अपना ज्ञान हमें दें। मैं कोई चीज़ प्लान नहीं करता हूँ, नियति जिधर ले जाती है उधर जाता हूँ। और मेरा मानना यह है कि चाणक्य अगर कक्षा पढ़ाए तो भी शिष्यों का भला होता है, लेकिन सिकंदर के आक्रमण के सगे अगर चंद्रगुप्तों को तैयार करे तो भी देश का भला होता है। मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ और देश को भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो छोटा सा एक कबीर का अंश हमारी आत्मा में है, बाबा नागार्जुन का है, दिनकर का है, क्योंकि वे बोले दरबार सजाओ, वे बोले जयकार लगाओ, वे बोले हम जितना बोलें तुम केवल उतना दोहराओ, वाणी पर इतना अंकुश कैसे सहते, वाणी पर इतना अंकुश कैसे सहते, हम कबीर के वंशज चुप कैसे रहते, हम कबीर के वंशज चुप कैसे रहते। हमने कहा अभी मत बदलो, दुनिया की आशाएं हम हैं, वे बोले अब तो सत्ता की वरदाई भाषाएं हम हैं। हमने कहा व्यर्थ मत बोलो, गूंगों की भाषाएं हम हैं, वे बोले बस शोर मचाओ, इसी शोर से आए हम हैं। इतने कोलाहल में मन की क्या कहते, रेडियो पे भी नहीं कह पाए, इतने कोलाहल में मन की क्या कहते, हम कबीर के वंशज चुप कैसे रहते, हम दिनकर के वंशज चुप कैसे रहते हैं, महाप्राण के वंशज चुप कैसे रहते। तो चुप नहीं रहेंगे, बोलते रहेंगे। और भी इल्जामात हैं, एक और ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुमार विश्वास पर इल्जामात और सवालात का एक और। जो प्रश्नों से डह जाए वो किरदार बनाकर क्या पाया, जो शिलालेख बनता उसको अखबार बनाकर क्या पाया। स्वयं से दूर हो तुम भी, स्वयं से दूर हैं हम भी, बहुत मगरूर हो तुम भी, बहुत मगरूर हैं हम भी, बहुत मशहूर हो तुम भी, बहुत मशहूर हैं हम भी, अतः मजबूर हो तुम भी, अतः मजबूर। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज मुकदमा चला रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, सफाई मांग रहे हैं कुमार विश्वास से। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास पर आरोप है कि इन्होंने अपनी पार्टी की सरकार गिराने की साजिश की। आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री गोपाल राय ने कहा कि आपने एमसीडी चुनाव हारने के बाद केजरीवाल की सरकार गिराने की कोशिश की थी, कोशिश भी नहीं साजिश की थी एक्चुअली। नहीं देखिए, वो पार्टी में कुछ लोग कह रहे हैं कि उनका निजी बयान है, संजय सिंह कह रहे हैं कि नहीं वो हमारे नेता हैं, हमारे साथी हैं, मैं मिलूंगा, वो कह रहे हैं कि ऐसा किया था। तो ये तो बड़ी राजनीतिक रूप से चूक है कि एक आदमी के बारे में आपको इतना पता रहा और आपने उसे राजस्थान का प्रभारी बना दिया। आप पीएसी की मीटिंग्स में बुलाते रहे जो 2-4 हुई। दूसरा, उनका कहना है कि इनके घर पर विधायक मिलते थे। मेरे घर पर सारे विधायक आते रहे। जब जब आपके अर्दलियों ने उन विधायकों को अहंकार से लौटाया है, गालियां बक के, जब जब आप उनसे नहीं मिले हैं, जब जब जो काम नहीं हुआ है, तो वो पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं के नाते कुमार भैया के पास आते थे और मैं इस बात को जाकर बोलता था कि भाई फलां विधायक नाराज है, फलां की ये समस्या है, वो सुन लीजिए। मैंने पहले भी कहा था, युद्ध का एक छोटा सा नियम है कि आप वध कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अभिमन्यु की हत्या कर दीजिए, शव के साथ छेड़छाड़ मत करिए, क्योंकि शव खाने तो गिद्ध ही आते हैं। अब इतनी ज़्यादा स्थिति हो गई है कि आप इससे स्थिति पर उतर गए हैं गिद्धों वाली हरकतों पर। और मैं जानता हूं कि ये किस तरह से प्लान होती हैं, क्योंकि मैंने इनको अपनी आंखों से होते हुए देखा है चीज़ों को। लेकिन इस बार लोग बाई नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ें समझ नहीं पा रहे हैं।
आपसे अजगर वाले गुप्ता जी पे पूछा जा रहा है, आप इस पे आ गए कि 7 महीने पहले क्या हुआ था। कुंभकर्ण बहुत देखे थे, पर ये 7 महीने बाद जाके कुंभकर्ण पहली बार देखा। लेकिन ये तो उन्होंने कहा कि कपिल मिश्रा को भी मंत्रालय से इसलिए हटाया गया क्योंकि आपके साथ वो षड्यंत्र में शामिल थे। नहीं तो इसका मतलब वो फिर मेरे नेता पे सवाल उठा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कपिल मिश्रा को बाहर निकालते हुए कहा था कि वो पानी ठीक से वितरित नहीं कर पा रहा, इसलिए हटा रहा हूं। तो या तो वो झूठ बोल रहे थे, तो या ये झूठ बोल रहे हैं, और दोनों एक ही मंत्रिमंडल में हैं। और ऐसा अच्छा नहीं होता है कि जिस मंत्रिमंडल में 2 लोग अलग अलग विचार से बोलते हो, बिल्कुल दोनों अलग अलग, वो ठीक मंत्रिमंडल नहीं है। मैं आशा करता हूं कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि जिन्होंने मुख्यमंत्री के स्टैंड को खारिज करके एक नया स्टैंड ला दिया है, ऐसे मंत्री के खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री जी को कार्रवाई करनी चाहिए। वो लोग ये कहते हैं कि आपकी बीजेपी से सांठगांठ है। आपातकाल से पहले इंदिरा जी से जब कोई भी पूछता था, कुछ भी हो जाता था, प्याज के दाम बढ़ गए, तो वो कहते थे इसमें संघ का हाथ है। एक जमाने में मजाक चलता था, मैं पुराने राजनीतिज्ञों से बात करता हूं, तो ये क्या तरीका है कि जो भी कोई सवाल उठाए, जो कोई बात कहे, वो बीजेपी से, और पता नहीं कौन लोग हैं। ये ऊपर बात चल रही है, ऊपर कौन लोग हैं जो ऊपर एक दो हैं, वो बताएं ना, आके बता दें, कह के बता दें, सामने सबके बता दें। जब आप बुरहान वानी के सवाल पे वही बात बोलेंगे जो बीजेपी ने बोली, जब आप कश्मीर के सवाल पर वही बात कहेंगे जो नरेंद्र मोदी कहते हैं, तो सवाल तो उठेंगे। मतलब चूंकि बुरहान वानी आतंकवादी है और मैं सैन्य बलों का समर्थन ना करूं तो मैं भाजपा ही हो गया। ये क्या अजीब बात है भाई। भाजपा अच्छा काम करेगी। अभी कांग्रेस की एक विधायक जी ने राहुल गांधी जी की सभा में पुलिस वाले के साथ बदसलूकी कर दी। बाद में राहुल गांधी ने उनसे कहा कि बाहर माफी मांग के आइए। मैं अपनी पार्टी का पहला राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं जिसने ट्वीट करके राहुल गांधी को बधाई दी कि आप अच्छी राजनीति शुरुआत कर रहे हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं, बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। जो भी अच्छा करेगा, कांग्रेस करे, भाजपा करे, उसकी तारीफ करनी चाहिए। बुरा करेगा तो उसको चौराहे पे बोलेंगे। पिछले 1 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ, उनकी निजी अहमन्यताओं के खिलाफ मैं अकेला आदमी हूं जो जोर से बोल रहा हूं। जो जोर से बोलते थे और लगातार बोलते थे तो बोल ही नहीं रहे हैं, मैं ही तो बोल रहा हूं अकेला। उसके बाद कहते हैं कि हम भाजपा के साथ हैं। ये तो गलत बात है। देखिए, जेएनयू में जो हुआ उसमें आपने पार्टी लाइन से अलग जाकर बात की। निश्चित रूप से जेएनयू में जिन्होंने नारे लगाए भारत तेरे टुकड़े होंगे, मैंने बर्दाश्त नहीं किया। लेकिन मेरा पहला ट्वीट तो देखिए, मैंने पहला ट्वीट तो इस देश के गृह मंत्री पर सवाल उठाया था कि आप गृह मंत्री हैं, दिल्ली पुलिस आपके हाथ में, शर्म आनी चाहिए आपको कि आपके रहते हुए जेएनयू में नारा लग गया। कैसे वो 8 लफंगे गिरफ्तार नहीं हुए जो भारत के खिलाफ नारा लगा के बाहर भाग गए? कैसी दिल्ली पुलिस है आपकी? पहला सवाल मैंने गृह मंत्री पर उठाया, दूसरा सवाल मैंने इस पे उठाया, और तीसरा मैंने अंदर उठाया कि साथ मत खड़े हो इनके। जेएनयू की स्वायत्तता बची रहे, वो एक महनीय संस्थान है, वो एक बड़ी तक्षशिला है, उसकी पवित्रता बची रहे, इसके लिए भी मैं बोलूंगा। लेकिन वहां घुस के कोई भी लफंगा हिंदुस्तान के खिलाफ नारा लगा देगा और मैं चुप रह जाऊंगा तो भाड़ में की सारी दुनियादारी में जोर से बोलूंगा और चिल्ला के बोलूंगा। इसमें क्या खराब बात है? मैंने अभी ये कहा था कि ये पुरानी दोस्ती को इस नई ताकत से मत तोलो, पुरानी दोस्ती को इस नई ताकत से मत तोलो। ये संबंधों की तुरपाई है, षड्यंत्रों से मत खोलो। ये संबंधों की तुरपाई है, षड्यंत्रों से मत खोलो। मेरे लहजे की छैनी से गढ़े कुछ देवता जो कल मेरे शब्दों पे मरते थे, वो अब कहते हैं मत बोलो। ये तो कोई बात नहीं कि आपको सूट करे तो हम आपके सबसे अच्छे हैं, हम पार्टी के हीरो हैं। आप भी तो छेड़ने में कम नहीं है। सुषमा स्वराज ने यूनाइटेड नेशंस में भाषण दिया, सबसे पहले तारीफ करने आप निकले मैदान में। नहीं, मैं लंदन में था, मैं अपने होटल में देख रहा था और मैं पीछे कह रहा हूँ, पिछले चुनाव में हमारी एक दूसरे से टिप्पणी के कारण सुषमा जी ने मुझे ब्लॉक कर दिया था ट्विटर पर। ब्लॉक कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, ब्लॉक कर दिया, वो उनकी स्वाधीनता है। अभी उन्होंने, मैंने देखा, अनब्लॉक किया, उनकी स्वाधीनता है, वो सुन सकती हैं, मेरी आवाज़ ना सुने। लेकिन जब वो बोली पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ, और विशेष रूप से जब वो हिंदी में बोली, प्रांजल हिंदी में, तो जिस माँ हिंदी ने ये सब दिया है, जिस माँ हिंदी ने इस योग्य बनाया कि देश की सबसे बड़ी अदालत में आकर बैठा हूँ, उसका इतना शानदार प्रयोग होते हुए हथियार के रूप में दुश्मन के खिलाफ मैं गदगद ना हूं, मैं प्रशंसा ना करूं इसलिए कि पार्टी लाइन नहीं होगी, या इसलिए कि पार्टी से पूछूं लाइन से बाहर तो नहीं जा रहा हूं। तो लीक लीक तीनों चलें कायर कूद कपूत, बिना लीक तीनों चलें सायर सिंह सपूत। तो लीक पर तक नहीं चले। लेकिन अरविंद केजरीवाल को बुरा तो लगता होगा जब आप नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं। नहीं, पर मैं सबसे ज्यादा तारीफ तो अरविंद की करता हूं। अगर मुझे चुनाव ही करना था तो नरेंद्र मोदी तो मेरे 2002 से मित्र हैं। आपकी अदालत में आपके सामने ही बात करके गए कि हाँ, कुमार पुराना परिचित है, पुराने मेरे श्रोता है, प्रशंसक हैं, रात रात भर सामने बैठे हैं, सारा देश जानता है। तो अगर मुझे राजनीति शुरू करनी होती तो वहां से भी बड़े प्रस्ताव थे, सीधे ही प्रस्ताव थे, वहां से शुरू कर सकता था। पर मुझे लगा कि ये नई संभावनाशील राजनीति है, ये विपक्ष की नहीं, विकल्प की राजनीति है। जो भाजपा कांग्रेस करते हैं ये उससे अलग प्रकार की राजनीति है।
हम इन धनाढ्यों के सामने अपने बछड़े लड़ा देते हैं और बछड़े जीत जाते हैं। हमें क्या पता था कि धन पशु पहले से पले हुए जो हमारे बछड़ों को रौंदते हुए आगे निकल जाएंगे और जो राज्यसभाओं और लोकसभाओं में, इसलिए कष्ट है, इसलिए बोल देता हूँ। तो इस पर कुछ कविता नहीं लिखी आपने? हाँ, मैंने एक कविता लिखी है पिछले 5-7-10 दिनों में। मुझे पता था कि कुछ ऐसा होगा, तो 3 दिन में कविता मैंने लिखी है। और ये मुझसे अक्सर कहा जाता था, लाल किले के कवि सम्मेलन पे मुझे कहा मेरे नेता ने, मेरे भाई ने, कि दिनकर जी ने नेहरू जी को कविता सुनाई और तू मुझ पर कविता नहीं लिखता। सर जी, आप हम पे कविता नहीं लिखते, कैसे कवि मित्र हो आप? तो मैंने जीवन की और शायद पहली और आखिरी कविता लिख दी है और मैं इसे सुना रहा हूँ। जो सुन सकते हैं वो भी सुने। और ये केवल उनके लिए नहीं है, ये 47, 77, 15, 17 हर आंदोलन के उभाव से जन परिवर्तन होने की आकांक्षा के बाद की कविता है। इसमें एक बंद नेता पर है, एक बंद कार्यकर्ता पर है और एक बंद मुझ पर है। मैं निवेदन करता हूं, सुनिए। कि प्रतिमाओं में पूजा उलझी, ये नेता, आप देखते हैं ना बैनर, बड़ा गणपति, छोटा गणपति, छोटा गणपति, छोटा गणपति। प्रतिमाओं में पूजा उलझी, विधियों में उलझा भक्ति योग, सच्चे मन से षड्यंत्र रचे, झूठे मन से सच के प्रयोग। सच्चे मन से षड्यंत्र रचे, झूठे मन से सच के प्रयोग। जो प्रश्नों से डह जाए वो, जो प्रश्नों से डह जाए वो, किरदार बनाकर क्या पाया? जो प्रश्नों से डह जाए वो, किरदार बनाकर क्या पाया? जो शिलालेख बनता उसको अखबार बनाकर क्या पाया? प्रतिमाओं में पूजा उलझी, विधियों में उलझा भक्ति योग, सच्चे मन से षड्यंत्र रचे, झूठे मन से सच के प्रयोग। जो प्रश्नों से डह जाए वो, किरदार बनाकर क्या पाया? जो शिलालेख बनता उसको अखबार बनाकर क्या पाया? पहला बंद सुनिए। कि तुम निकले थे लेने स्वराज। कवि की एक खासियत है, सिर्फ इशारा करता है और सब वहां करते हैं, समझ जाते हैं। कि तुम निकले थे लेने स्वराज, सूरज की सुर्ख गवाही में। तुम निकले थे लेने विकास, दिल्ली वाला भी सुने, बड़ा वाला। तुम निकले थे लेने विकास, सूरज की सुर्ख गवाही में। पर आज स्वयं टिमटिमा रहे जुगनू सी नौकरशाही में। पर आज स्वयं टिमटिमा रहे जुगनू सी नौकरशाही में। सब साथ रहे, सब उत्सुक थे तुमको आसन तक लाने में। सब साथ रहे, सब उत्सुक थे तुमको आसन तक लाने में। कुछ सफल हुए निर्वीर्य तुम्हें यह राजनीति समझाने में। कुछ सफल हुए निर्वीर्य तुम्हें यह राजनीति समझाने में। जो हमला कर रहे हैं इन आत्म प्रवंचित बौनों का, इन आत्म प्रवंचित बौनों का दरबार बनाकर क्या पाया? जो शिलालेख बनता उसको अखबार बनाकर क्या पाया? प्रतिमाओं में पूजा उलझी, विधियों में उलझा भक्ति योग। चने खाकर बच्चे लड़े हैं, उन सब बच्चों को याद करता हूं, उनकी तपस्या, उनके चेहरे याद हैं जो नौकरियां छोड़ आए। कितनी पीड़ा, कितनी आहें, कितने आंसू, कितनी रातें। कितनी पीड़ा, कितनी आहें, कितने आंसू, कितनी रातें। सरकारी तिरस्कार सहकर भी कोई मोल नहीं मांगे। सरकारी तिरस्कार सहकर भी कोई मोल नहीं चाहे। महलों के राजभोग शबरी माता की झूठन क्या जाने। महलों के राजभोग शबरी माता की झूठन क्या जाने। सत्ता के सहचर संघर्षी सपनों की टूटन क्या जाने। सत्ता के सहचर संघर्षी सपनों की टूटन क्या जाने। खुद से अधिकार छिने ऐसी, खुद से, एलजी क्या बिगाड़ लेगा हमारा, केंद्र क्या बिगाड़ लेगा हमारा। खुद से अधिकार छिने ऐसी सरकार बनाकर क्या पाया। जो शिलालेख बनता उसको अखबार बनाकर क्या पाया। प्रतिमाओं में पूजा उलझी। आखिरी बंद अपने लिए पढ़ रहा हूं। हम शब्द वंश के हरकारे, सच कहना अपनी परंपरा।
कोई नेहरू बन ना पाया हो, मैं दिनकर बनने की पूरी कोशिश करूंगा। हम शब्द वंश के हर कारे, सच कहना अपनी परंपरा। हम उस कबीर की पीढ़ी जो बाबर अकबर से नहीं डरा। हम उस कबीर की पीढ़ी जो बाबर अकबर से नहीं डरा। पूजा का दीप नहीं डरता इन षड्यंत्री आभाओं से। पूजा का दीप नहीं डरता इन षड्यंत्री आभाओं से। वाणी का मोल नहीं चुकता अनुदानित राज्य सभाओं से। पूजा का दीप नहीं डरता इन षड्यंत्री आभाओं से। वाणी का मोल नहीं चुकता अनुदानित राज्य सभाओं से। जिसके विरुद्ध था युद्ध, जिस राजनीति के, कांग्रेस भाजपा जहां से आए, जिसके विरुद्ध था युद्ध, उसे हथियार बनाकर क्या पाया। जो शिलालेख बनता उसको अखबार बनाकर क्या पाया। प्रतिमाओं में पूजा उलझी, विधियों में उलझा भक्ति योग। सच्चे मन से षड्यंत्र रचे, झूठे मन से सच के प्रयोग। जो प्रश्नों से डह जाए वो किरदार बनाकर क्या पाया। जो शिलालेख बनता उसको अखबार बनाकर क्या पाया। आपके कवि ने बहुत सारे सवालों के जवाब दे दिए। वो सवाल जो मैंने पूछे भी नहीं थे उसके भी जवाब मिल गए। ये कविता इतिहास में दर्ज होगी रजत जी। मेरी आयु आपकी आयु ईश्वरधर ने निर्धारित है। 100 वर्ष जीवन करे, सब 100 वर्ष जिए, 100 सवा 100 सबकी आयु निर्धारित है। शब्द की आयु निर्धारित नहीं है। कालखंड में अगर इसका मुकदमा कभी होगा, काल की अदालत में या आपकी अदालत है, लेकिन अगर समय की अदालत में इसका मुकदमा होगा तो मेरे शरीर के न रह जाने के बाद ये मेरी गवाही बनकर, मेरा साक्ष्य बनकर इतिहास को बताएगी कि मैं क्या कहना चाहता था और किसने। मैं बिल्कुल सहमत हूं आपकी बात से। जो आपने कहा है ये जरूर इतिहास बनेगा। एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में कुमार विश्वास पर आज की अदालत का आखिरी इल्जाम। स्वयं से दूर हो तुम भी, स्वयं से दूर हैं हम भी। बहुत मगरूर हो तुम भी, बहुत मगरूर हैं हम भी। बहुत मशहूर हो तुम भी, बहुत मशहूर हैं हम भी। अतः मजबूर हो तुम भी, अतः मजबूर। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं जाने माने कवि, आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास। और कुमार विश्वास की कविता सुनने के बाद एक नया इल्जाम बुझा है आपकी अदालत में। अगला इल्जाम। आपकी अदालत में आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास पर इल्जाम है कि ये राजनीति में मिसफिट हैं। अब आपकी ये कविता सुनने के बाद में मुझे लगता है, आप जब राजनीति में आए थे, अरविंद केजरीवाल ने और आपने मिलकर राजनीतिक पार्टी बनाई थी, आपने कहा था मैं तो कवि का दिल लेकर आता हूं, राजनेता का दिमाग मेरे पास नहीं है। नहीं है। तब लगता है कि गलती कर दी यहाँ के। नहीं, गलती नहीं। जैसे मेरे बारे में कहते हैं कि आप पार्ट टाइम राजनीतिज्ञ हैं, पूर्णकालिक राजनीतिज्ञ बने। मैं आपकी अदालत के दर्शकों से पूछना चाहता हूं, मेरी पार्टी छोड़िए, किसी भी पार्टी में ये कौन लोग हैं जो ना विधायक बने हैं, ना मंत्री बने हैं, ना सांसद बने हैं, लेकिन ये 30-30 दिन नई नई जैकेटें और सदरी पहन के हवाई जहाज में पूरी चिरकुट मंडली लेके इधर से उधर तक घूमते हैं। ये कौन इनके खर्चे चलाता है? मुझ जैसा आदमी तो उसको 5 दिन प्रोग्राम करने ही पड़ते हैं, कवि सम्मेलन करना ही पड़ता है कि चेक आएगा, टैक्स जाएगा जेटली जी को, बचे हुए पैसे से घर चलेगा अपना। और आजकल तो वो 18% लग गया है मेरी कविताओं पर टैक्स। बताइए, GST 18 लग गई है और लाखों में जाती है, 50-50, 60-60 लाख का टैक्स जाता है। तो मुझे अभी तक मैं ये समझ नहीं पाया हूँ, वो कला मेरे पे नहीं आई है। मैं उसका डिप्लोमा कहाँ होता है मुझे पता नहीं है, लेकिन वे कला तो है गुप्ता जी से पता चल जाएगा। नहीं, लेकिन ऐसी गुप्त विद्याएं भी मैं नहीं जानना चाहता हूं। जो हृदय की जो उपयुक्त विद्या है वो मेरे लिए पर्याप्त है। लेकिन मनीष सिसोदिया तो कहते हैं कि सिर्फ टीवी पर बोलने से काम नहीं चलेगा। ये बात उन्होंने टीवी पे कही। ये उन्होंने टीवी पर आकर कही कि टीवी पे मत बोलो। वो तो अब लेकिन इशारा तो ये है कि या तो आप कविता कर लो या राजनीति कर लो। नहीं, ऐसा नहीं है।
ये कोई तरीका थोड़ी है कि आप कविता कर लो या राजनीति कर लो। राजनीति क्या दे रही है? अगर मैं किसी ऐसे संवैधानिक पद पर रहता या होता जहाँ से मुझे वेतन मिलता तो मैं बिल्कुल कविता के कार्यक्रम छोड़ देता, मैं फ्री कविता पढ़ता अगर पढ़नी होती। लेकिन जब मेरे पास कोई ऐसा पद है नहीं, नौकरी में आंदोलन की भेंट दे चुका हूँ, ये लाखों करोड़ों की सरकार होंगी, लेकिन मैंने तो फिर बार मैं दोहराऊंगा, सेक्रेटरीट का पानी नहीं पिया, कभी चाय नहीं पी। तो मेरे को समझ में नहीं आता है कि बाकी पार्टी में मैं देखता हूँ हवाई जहाज में लोग मिलते हैं, मैं पटना गया, एक नेता मिल गया, कभी विधायक नहीं रहा, मंत्री नहीं रहा, सिर्फ पार्टी का नेता, एक पार्टी का। और कुमार जी रैली में जा रहे हैं, मैंने कहा नहीं कवि सम्मेलन है, अब भी करते हैं। मैंने कहा मैं तो अब भी करता हूं, पर आप क्या करते हैं? मेरा तो टिकट चलो मेरे ऑफिस ने खरीदा, पर तुम्हारा कौन खरीदता है? तो ये मेरा सवाल आज तक हल नहीं हो पाया। भारतीय राजनीति के चाणक्य से समझते होंगे क्या है। आप बड़े स्पष्टवादी व्यक्ति हैं, योगेंद्र यादव की शहादत पर चुप क्यों थे? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपको बता दूं कि उस समय सर्वाधिक प्रयास मैंने किए। मेरी और प्रशांत जी की वैचारिक असहमतियां 180 डिग्री की। मैं सेंटर टू राइट हूं, प्रशांत जी सेंटर टू लेफ्ट हैं। लेकिन प्रशांत भूषण जैसा सच के लिए लड़ने वाला ईमानदार आदमी और शानदार दोस्त मिलना दुर्लभ था। योगेंद्र यादव से मेरी भीषण असहमतियां हैं, लेकिन इस देश में संप्रेषण के जो 2-4 बड़े मास्टर हैं जो बड़ी ईमानदारी के साथ जिंदगी बिताते हैं, उनमें से योगेंद्र यादव एक हैं। मैंने पूरी ऊर्जा लगा दी थी कि किसी प्रकार से समझौता हो जाए, लेकिन एक क्षण ऐसा आ गया जब मुझे सबकी तरह बुलाकर कहा कि सर जी बाकी सब ठीक है, मान लिया आपकी सब बात, अब ये है या मैं हूं, दोनों में से एक चुन लो। और मुझे लगा कि इस समय आंदोलन के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए, आम आदमी के भविष्य के लिए ये चयन कर लेते हैं, धीमे धीमे लाइन पर ले आएंगे कि सबको साथ लेके चलना पड़ता है, विरोधी विचार भी, असहमत विचार भी स्वीकार करने पड़ते हैं। लेकिन वो गलती थी, और मैंने अभी बताया कि गलती में इतिहास कभी माफ नहीं करता। आज अगर मैं शरशैया पर पड़ा हुआ हूं और अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा हूं, तो इस समय मेरे मन में भी वही भाव है कि शायद उस चीर हरण पर मैं इतना नहीं चुप पाता, ज्यादा जोर से बोलता, तो शायद आज ये कालगति मुझे यहाँ न लाती। मैं इसे स्वीकार करता हूँ। योगेंद्र यादव का एक ट्वीट मैंने देखा है, उन्होंने कहा जिस समय ये कहा गया कि अरविंद केजरीवाल ने 2 करोड़ रुपए लिए होंगे, मुझे उस पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन आज लगता है मैं गलती पर था। राजनीति परसेप्शन से चलती है रजत जी, और हमने क्या किया है क्या नहीं किया, क्योंकि मैं तो निर्णय में शामिल नहीं हूं, केवल एक ही व्यक्ति शामिल है तो उसे बेहतर पता होगा, मेरे संवाद नहीं है। लेकिन अगर जनता में परसेप्शन बिगड़ने लगे, चीज़ें लोग दूसरी तरह से सोचने लगे, तो आवश्यक होता है कि हम उसके बारे में सोचें, ऐसे निर्णयों पर पुनर्विचार करें, ना करें। लेकिन अब ये कुछ निर्णय लगातार 1.5 वर्ष से हो गए हैं। मैं योगेंद्र भाई की बात से सहमत असहमत तो नहीं हो सकता, पर हाँ ये मैं जरूर मानता हूँ कि योगेंद्र यादव जैसे व्यक्ति के, इसलिए नहीं कि उन्होंने एक स्वराज पार्टी बना ली है, जो उसका तो कोई मतलब नहीं है, वो अपने आप में एक इंडिविजुअल आवाज़ हैं, और उस फहरिस्त में, उस श्रृंखला में, उन नवरत्नों में मैं आखिरी व्यक्ति मुझे महसूस होता हूँ, बहुत सारे लोगों को लगता है, जिसकी एक स्वतंत्र आवाज़ है। मैं आशा करता हूँ कि असहमत आवाज़ों को भी जगह देने की स्वराज की किताब की जो हमारी भूमिका है, जो हमने सीखी है, वो स्वीकार करेगी और हम सब एक साथ बने रहेंगे। भ्रष्टाचार रूपी दानों को उखाड़ फेंकने के लिए जो पार्टी खड़ी हुई थी, धीरे धीरे करके अच्छे लोग इस पार्टी से निकलते गए, और जो अच्छे लोग हैं भी, उनमें भी धीरे धीरे असंतोष बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हज़ारों और लाखों लोग जो इस पार्टी से जुड़े थे, आज आप अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, अपना विश्वास इस पार्टी से खो चुके हैं। तो ऐसा सर क्या करेंगे आप कि वो विश्वास वापस पटरी पे लौटे? देखिए, पहली बात तो क्या है, पार्टी पर से विश्वास नहीं खोया है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, नंदवंश मगध नहीं है, 1-2 लोगों का निजी अहंकार और छोटापन पार्टी नहीं है। आम आदमी पार्टी वो हज़ारों लाखों कार्यकर्ता हैं जो गाली खाकर भी हमारे लिए लड़ते हैं। अगर वो कार्यकर्ता जागेंगे, अगर वो लोग जागेंगे, तो पार्टी आत्मशुद्धि कर लेगी। पार्टी नदी की तरह होती है, उसे अपना शोधन आता है, स्वयं का शोधन आता है। एक आप हम जैसे यूथ के ऊपर एक छोटी सी जो आपके दिल के करीब हो कविता, वो छोटी सी सुना दीजिए, 2-4 लाइनें। जैसे हालात है उससे ऐसा लग रहा है कि रोज ही यूथ के लिए कविता ही सुनानी है। जी, लेकिन जनता की फरमाइश तो आप ना नहीं कर सकते। सर बहुत फैन है आपके यहाँ पे, सर बहुत फैन है आपके यहाँ पे। स्वयं से दूर हो तुम भी, स्वयं से दूर हैं हम भी, बहुत मगरूर हो तुम भी, बहुत मगरूर हैं हम भी, बहुत मशहूर हो तुम भी, बहुत मशहूर हैं हम भी, अतः मजबूर हो तुम भी, अतः मजबूर हैं। कुमार विश्वास, आप पर बहुत सारे इल्ज़ाम लगे, बहुत सारे सवाल पूछे, और 2 साल पहले आपने वादा किया था कि भ्रष्ट कोई भी हो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। मैं आपको बधाई देता हूं, आपने ये आवाज़ उठाना जारी रखा है, और आज भी आपने बड़ी बेबाकी से जवाब दिए, किसी सवाल को टालने की कोशिश नहीं की।
हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज के जज विनोद अग्निहोत्री का फैसला आज के मुकदमे पर। आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया जाने माने कवि, आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास पर। कुमार विश्वास से हमने पूछा राज्यसभा की उनकी लालसा के बारे में, केजरीवाल के और उनके संबंधों के बारे में। हमने उनसे पूछा क्या उन्होंने वाकई में आम आदमी पार्टी के खिलाफ साजिश की थी। कुमार विश्वास ने हर सवाल का बड़ी सफाई से, बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज जान-माने पत्रकार विनोद अग्निहोत्री के फैसले का। सारी जिरह और कुमार विश्वास को सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि पार्टी की ओर से आपको राज्यसभा भेजने का आपका दावा सबसे मजबूत था, लेकिन जीवन में राज्यसभा से भी बड़े लक्ष्य हैं और आपको इस प्रकरण से जो कुछ मिला है, करोड़ों भारतीयों का जो प्यार मिला है, वो राज्यसभा से भी कई गुना बड़ा है। आपने खुद स्वयं कहा कि आप भले ही नेहरू न बन पाए हों, लेकिन दिनकर बनकर आप चमक रहे हैं। इसलिए अदालत आपको सभी आरोपों से मुक्त करते हुए बाइज्जत बरी करती है और यह आदेश देती है कि आप अपनी सुंदर रचनाओं से राष्ट्र और समाज को संदेश देते हुए हिंदी साहित्य को समृद्ध करते रहें और उन मूल्यों के लिए अपनी आवाज़ बुलंदी से उठाते रहें जो देश, लोकतंत्र और समाज की प्रगति के लिए अनिवार्य शर्त है और शाश्वत हैं। हमारी शुभकामनाएं कुमार विश्वास के साथ हैं। विश्वास है कि वो कुमार विश्वास कभी चुप नहीं रहेंगे वाकई में, और संघर्ष करते रहेंगे, लोगों को रास्ता दिखाते रहेंगे, नौजवानों को प्रेरित करते रहेंगे। हमारी मुलाकात आपसे अगले हफ्ते होगी एक नए मुकदमे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।